यमुनानगर एक सुंदर गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती-बाड़ी पर ही निर्भर थे। इसी तरह रमेश का परिवार भी खेती पर ही निर्भर था। अगर कभी फसल अच्छी हो जाती तो उसका साथ उसके परिवार का जीवन थोड़ा कम कष्टदायक हो जाता, क्योंकि वह कम से कम 2 वक्त का खाना खा लेते तथा जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती उसे समय उनका समय बहुत ही दुख से व्यतीत होता। रमेश के परिवार में रमेश की पत्नी तथा एक बच्चा सौरभ था। रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही खेती करते थे तथा उनका लड़का सौरभ भी उनकी मदद करता था। वह पढ़ाई में भी काफी तेज था। उसकी इच्छा थी कि वह कम से कम इतना अमीर बन जाए, अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सके। वहीं दूसरी तरफ गांव में प्रताप नामक एक लालची सेठ था। वो सेठ लोगों को कर्ज देता था, किंतु उसका व्यापार बहुत ही ज्यादा था और अगर कोई समय पर कर्ज ना लौट पाता तो वह उसे किसान की जमीन को हथिया लेता। गांव वालों के पास कर्ज लेने के लिए उसे सेठ के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आसपास और कोई नहीं था जो किसानों को कर्ज दे सके, जहां से किसानों को कर्ज मिल सके। गांव के बहुत से लोग उसे सेठ के कर्जदार हो चुके थे तथा बहुत से अपनी जमीन से हाथ भी धो चुके थे। रमेश तथा उसकी पत्नी लगातार खेतों में काम कर रहे थे। भाग्यवान, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो हम जरूर सौरभ के लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीदेंगे। जी, ईश्वर से दुआ है कि इस बार अच्छी फसल हो जाए। हाँ भाग्यवान, फसल इस बार अच्छी होनी ही चाहिए, बाकी भगवान जाने। इसके बाद रमेश बाजार जाता है। बीज खरीदने के लिए कुछ देर बाद वह बाजार पहुंचता है। भैया, मुझे मक्की तथा कुछ सब्जियों के बीज दे दो। ठीक है, बीज तो मैं तुम्हें दे दूं, पर पैसे तो तुम लाए हो ना? हाँ भाई, मैं पैसे भी लाया हूँ। इसके बाद दुकानदार रमेश को बीज देता है। ये लो भाई तुम्हारे बीज, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दो। ठीक है भाई। रमेश जैसे ही पैसे निकालने लगता है तो देखता है कि जो पैसे वह घर से लाया है वह तो उसकी जेब में ही नहीं है। वह पैसे बड़ी मुश्किल से उसने फसल के बीज खरीदने के लिए बचाए थे। अरे भाई, क्या हुआ? मेरे पैसे दो जल्दी। अरे भाई, लगता है कि पैसे कहीं खो गए। मेरी जेब में पैसे तो है ही नहीं। अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? जल्दी मेरे पैसे दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में पैसे कहीं खो गए हैं। कितना बेशर्म आदमी है। अगर पैसे थे ही नहीं तो फिर क्यों आए थे? यहाँ चलो, मेरी दुकान से निकल और मेरा सामान भी वापस करो। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अरे जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद रमेश उदास होकर सीधा घर आ जाता है। रमेश बहुत ही परेशान था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, मैं बाजार बीज खरीदने गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मेरे पैसे तो कहीं रास्ते में ही खो गए हैं। क्या पैसे खो गए हैं भगवान? यह क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ वही पैसे थे बीज खरीदने के लिए। हाँ, अब न जाने क्या होगा। पैसे है नहीं और बिना पैसों के हमें कोई बीज भी नहीं देगा। अगर बीज न मिले तो इस बार ना तो हमें खेती कर पाएंगे, न 2 वक्त की रोटी तक जुटा पाएंगे। न जाने क्या होगा इस बार। अब क्या करेंगे? और कोई है भी नहीं जिससे हम पैसे ले सके बीज खरीदने के लिए। अब तो केवल एक ही रास्ता है, वह है कि हमें सेठ से कर्ज लेना पड़ेगा। सेठ से कर्ज नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता तो है कि वह सेठ कितना लालची और मक्कार है। हम उससे कर्ज नहीं लेंगे। किंतु भाग्यवान, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर फसल नहीं हुई तो हमारे लिए गुजर बसर करना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद रमेश सेठ के पास जाता है। रमेश पूरा रास्ते में यही सोच रहा था कि अगर कर्ज लेने के बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई तो सेठ को कर्ज मैं ना जान कैसे उतारूंगा। आखिर वह सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ कर्ज चाहिए ताकि मैं बीज खरीद सकूं। अरे कोई बात नहीं रमेश, तुम बोलो कितना कर्ज चाहिए? सेठ जी, मुझे बस इतना ही कर्ज चाहिए कि मैं इस बार की फसल पैदा कर पाऊं। ठीक है, किंतु याद रखो, अगर तुमने यह 1 साल के अंदर पूरा नहीं किया तो तुम्हें मुझे अपनी जमीन का 1/4 हिस्सा देना होगा। रमेश एक समय के लिए सोच में पड़ गया कि क्या मुझे कर्ज लेना चाहिए था या नहीं, किंतु उसके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं था। जी सेठ जी, ठीक है, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ। ठीक है रमेश, तुम अपनी रकम ले जा सकते हो। घर आकर रमेश तमाम बातें अपनी पत्नी तथा सौरभ के सामने बताता है। पता नहीं अगर अगले साल फसल नहीं हुई
तो हम अपनी जमीन का चौथा हिस्सा उसे सेठ को देना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, भगवान जानता है क्या होगा। इसके बाद रमेश दोबारा जाकर बीज खरीदता है तथा खेती में लग जाता है। वह दिन रात कोशिश करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। चारों तरफ उसकी हरी भरी फसल होती है। रमेश की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन रमेश की हरी भरी फसल को देख सेठ की आंखों में चुभन हो रही थी। रमेश की इस बार की फसल काफी अच्छी हुई है और लगता है कि वह जल्द ही मेरा कर्ज भी उतार देगा। किंतु मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि रमेश की जमीन बड़ी ही उपजाऊ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह जमीन मुझे मिल जाए, और यह तभी संभव था जब वह मेरा कर्ज न उतार पाता, क्योंकि उसके बदले में मैं उसे धीरे धीरे जमीन हथिया लेता। तभी सेठ योजना बनाता है। इस योजना के तहत वह अपना कुछ लोगों को रमेश की फसल उजाड़ने के लिए भेज देता है। वह सभी गुंडे रात के समय जाकर रमेश की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन जब रमेश खेतों में जाता है तो हैरान हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी यह सारी की सारी फसल कैसे बर्बाद हो गई? मैंने कितनी मेहनत की थी इस फसल के लिए। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो अब अन्न का दाना भी नहीं बचा। दूसरी तरफ सेठ का कर्ज भी अब नहीं उतर जा सकता है। भगवान, तूने यह क्या किया? रमेश इसके बाद दुखी मन से घर आ जाता है तथा सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। दोनों बड़े ही परेशान थे कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक सेठ रमेश के घर आ जाता है। अरे रमेश, क्या हुआ भाई? मैंने सुना तुम्हारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। हाँ सेठ जी, न जाने ये कैसे हुआ। कल रात से पहले तो फसल ही ठीक ठाक थी, किंतु सुबह तक न जाने क्या हुआ। कोई बात नहीं रमेश, तुम हिम्मत रखो। सेठ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में जहां हमारे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा है, आपका कर्ज कैसे उतारूंगा? कोई बात नहीं, आदमी ही आदमी की सहायता करता है। किंतु सेठ की यह चाल थी। सेठ बहुत ही शैतान खोपड़ी वाला था। उसने रमेश को पैसे तो दे दिए, किंतु उसके बदले में वह उससे क्या क्या लेने वाला था, रमेश यह नहीं जानता था। अगले दिन रमेश बाजार जाता है ताकि बीज ला सके। तभी वहां देखता है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा सड़क पर घूम रहा है। तभी आगे से गाड़ी आ जाती है। रमेश तेजी से उसे बच्चे को बचा लेता है। तभी उसे बच्चे का पिता वह आ जाता है तथा रमेश का बहुत ही धन्यवाद करता है। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चे की जिंदगी बचा ली, नहीं तो आज हम इसे खो देते। कोई बात नहीं, किंतु अब आप इसका ध्यान रखना। जी बिल्कुल। असल में अभी अभी खो गया और न जाने यह कैसे पहुंच गया है। भले आदमी, मुझे ईश्वर ने बहुत सा धन दिया है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? रमेश ने एक पल के लिए सोचा, क्यों ना इस आदमी से कुछ पैसे मांगकर सेठ के कुछ पैसे लुटा दूं। किंतु तभी उसके मन में ख्याल आया, शायद यह करना ठीक नहीं होगा। नहीं भाई, ये मेरा फर्ज था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह आदमी काफी जोर देता है, किंतु रमेश कोई भी चीज उसे स्वीकार नहीं करता। इसके बाद वह बीज लेकर वापस घर आ जाता है तथा फिर से खेतों में काम करना शुरू कर देता है। वह दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। उस रात फिर से ससेठ कुछ गुंडों को रमेश के खेत में भेज देता तथा वह सारी की सारी फसल खराब कर देते हैं। सेठ उसे रमेश की जमीन को किसी बड़े आदमी को बेच चुका था, जिसकी बनक किसी व्यक्ति को नहीं थी। उसके बाद सेठ रमेश के घर जाता है। रमेश, लाओ मेरी रकम मुझे वापस करो। सेठ, इस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं है और ऊपर से मेरी फसल भी बर्बाद हो गई है। मैं यह नहीं जानता, तुमने मुझसे कर्ज लिया है, अब तुम्हें मेरे पैसे लौटाने ही होंगे। किंतु सेठ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां से दूंगा आपके पैसे? ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई धन नहीं है तो आज से तुम्हारी वह सारी जमीन मेरी हो गई। ये क्या कह रहे हो सेठ? वह सारी जमीन तुम्हारी कैसे हो गई? क्या तुम भूल गए, तुमने मुझसे वादा किया था? किंतु वह वादा तो 1/4 जमीन का था। वह तो है, किंतु अभी तुम्हें कर्ज लिए बहुत समय हो चुका है। पर सेठ,
वह पैसे आपने मुझे दिए तो सही, पर मेरी पूरी जमीन तुम्हारी होगी। ये कैसे हो गया? मैं नहीं जानता। या तो मेरे पूरे पैसे मुझे वापस करो या फिर अपनी जमीन मुझे दो। इसके बाद जबरदस्ती सेठ रमेश की जमीन को हथिया लेता है तथा उसे एक अमीर आदमी को बेचने लगता है। तभी रमेश भी वहां आ जाता है। रमेश देखता है, यह तो वही आदमी है जिसके बच्चे की जान उसने बचाई थी, और इस समय वह अमीर आदमी भी रमेश को पहचान लेता है। अरे आप यहाँ? जी हाँ, ये मेरी जमीन है, पर आप यहाँ कैसे? ये सेठ मुझे ये जमीन बेचने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर साहब, यह जमीन मेरी है। सेठ ने जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा किया है। मैंने सेठ को यह जमीन नहीं बेची। यदि आपने ये जमीन नहीं बेची तो फिर ये सेठ मुझे ये जमीन क्यों बेच रहा है? इसके बाद पूरी की पूरी घटना रमेश उस अमीर आदमी को बताता है कि कैसे सेठ ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। सेठ क्या ये जो बोल रहे हैं वह सच है? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे सारी जमीन बेच दी है। सेठ, तुम जानते नहीं, मेरा बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर है। अगर तुमने सच ना बताया तो ये याद रखना, तुम्हारा झूठ पकड़े जाने पर तुम्हें जुर्माना होगा और जेल होगी। सो अलग जल्दी कहो। इसके बाद सेठ सारी सच्चाई उसे अमीर आदमी को बता देता है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें यह सारी जमीन रमेश की ही है, तथा तुमने जो कर्ज रमेश को दिया था वह रकम मैं तुम्हें लुटा देता हूँ, और आज के बाद इस खेत के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद सेठ को उसकी कर्ज दिए रकम मिल जाती है तथा वह अमीर आदमी रमेश को अच्छे पैसे भी दे देता है। अब मना मत करना, वरना मुझे सारी उम्र इस बात का बुरा लगेगा जिसने मेरी मदद की। मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। रमेश भी उस अमीर आदमी की सहायता को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।